Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's episode, we are going to understand the level marking of 14 mark question. आप 14 मार्क क्वेश्चन पेपर में आपको सेक्शन बी में आएंगे। सेक्शन बी में 4 सवाल हैं, 4 में से कोई भी 2 करने हैं और हर किसी क्वेश्चन का सेक्शन बी में सी पार्ट 14 मार्क क्वेश्चन है। और क्योंकि 4 में से कोई भी आपको करने हैं 2, तो इसका मतलब 2 14 मार्क क्वेश्चन की जो वेटेज है हमारे पास ओवरऑल वो है 14 + 14 28 मार्क्स। और ये क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है पूरे पेपर का, इसलिए इसको अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें 14 मार्क क्वेश्चन की लेवल मार्किंग, इस चीज़ को समझते हैं कि हम लेवल मार्किंग सीखते ही क्यों हैं। लेवल मार्किंग पॉइंट मार्किंग से बहुत डिफरेंट होती है और लेवल मार्किंग में बैंड्स हैं। उन बैंड्स को समझना और एक एक लेवल को समझने से आप अपने आंसर को अपग्रेड कर सकते हैं। आपको पता होता है कि आंसर को किस तरह स्ट्रक्चर करना है, किस रेशो में लिखना है और हर पॉइंट के अंदर क्या कंटेंट मौजूद होगा, तो आप अगले बैंड पे जा सकेंगे। इससे एक और फ़ायदा आपको ये है कि अगर आपको कोई नया सवाल आ जाता है, अब इन्फॉर्मेशन आपके पास है लेकिन आपको स्ट्रक्चर अगर नहीं करना आता तो वो सारी इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आप स्ट्रक्चर करना सीख जाते हैं एक ही दफ़ा, तो सवाल फिर चाहे जो मर्ज़ी आ जाए, यू विल बी एबल टू पुट इट द राइट वे। एंड सो ऐसे में हम अपना काम शुरू करते हैं। लेवल मार्किंग 14 मार्क क्वेश्चन में देर आर टोटल 5 लेवल्स। आपको सामने नीचे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, लेवल 1 2 3 4 5। हर लेवल के डिफरेंट मार्क्स रेंज है। जैसे कि लेवल 1 की रेंज 1 to 2 मार्क्स है, लेवल 2 की 3 to 6, लेवल 3 7 to 9, लेवल 4 10 to 12 एंड लेवल 5 13 to 14 मार्क्स। अब ये 14 मार्क्स टोटल हैं। मैंने मार्क्स की रेंज आपके सामने इसलिए रख दी ताकि आपको एक एक लेवल की सेपरेट मार्क्स पता हों। ये आपको याद करने इससे पहले कि आप आगे मूव कर सकें। तो आप वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करके अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपको आगे समझने में आसानी होगी। अब इनके नाम क्या हैं? लेवल 1 का नाम है सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। होती क्या है थोड़ी देर तक देखते हैं। लेवल 2 आइडेंटिफिकेशन प्लस डिस्क्रिप्शन। लेवल 3 कहते हैं आइडेंटिफिकेशन प्लस डिस्क्रिप्शन प्लस एनालिसिस। लेवल 4 कहते हैं आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन एनालिसिस। अब देखने वाले को नज़र आ रहा होगा कि लेवल 3 और लेवल 4 तो सेम है, तो हैं लिखने में तो सेम, लेकिन किसको लिखे कहाँ पे जाएगा ये क्वेश्चन को देख के आप समझ सकेंगे। तो थोड़ा सा आगे जाके इसको एलाबोरेट करता हूँ, क्योंकि आंसर को स्ट्रक्चर करते हुए सबसे ज़्यादा क्रूशल रोल लेवल 3 और लेवल 4 का है। और हमारे पास लास्ट लेवल है जिसको कहते हैं लेवल 5, विच इज़ 13 to 14 मार्क्स, जिसको कहते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन बिल्कुल एंड पे लिखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए अब हम एक एक इंच को समझेंगे थ्रू लेवल मार्किंग। मैं स्टार्ट करता हूँ लेवल 1 से। सो अगर आपको भूल गया था कि लेवल 1 की रेंज क्या है, तो लेवल 1 की रेंज 1 to 2 मार्क्स है और इसको कहते हैं सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। तो सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट कहते हैं किसको हैं? सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट कहते हैं एनी स्टेटमेंट दैट एड्रेसेस द टॉपिक बट नॉट द क्वेश्चन। सो अगर आपसे सवाल पूछा गया और आपने सवाल का जवाब देने के बजाय उसी सवाल के टॉपिक के आगे पीछे बात करनी शुरू कर दी, तो उसको कहते हैं सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि सर आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, जो कि मुझसे बार बार पूछा जा रहा है, और मैं आगे से कहता हूँ मेरे बाल ब्राउन हैं। तो मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उसी टॉपिक बालों के आगे पीछे ही बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब दिस इज़ अ सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। अब इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर एग्जाम्पल। तो हम रीजंस ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अभी सामने लिखा हुआ नहीं आ रहा, वो बाद में आएगा थोड़ा आगे जाके। तो मेरे ख्याल से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पहले से आता होता है। तो इसके तवज्जुह से हम सीखते हैं कि लेवल 1 क्या होता है। सो हमने क्या सीखा? सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट विच एड्रेसेस द टॉपिक बट नॉट द क्वेश्चन। सो अगर क्वेश्चन था कि रीजन ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताएं और मैंने लिखा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट इन 1857, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या मैंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का रीज़न कोट किया अभी तक? तो उसका आंसर है नो। अगर मैंने टॉपिक को एड्रेस किया और सवाल को एड्रेस ना किया, जो कि रीज़न ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पूछ रहा था, ऐसे में मैं लेवल 1 कैलिबर पे ही रहूँगा। सो इस तरह की स्टेटमेंट लिखने के बाद मुझे मिलेंगे लेवल 1 1 मार्क, क्योंकि आई एड्रेस द टॉपिक बट नॉट द क्वेश्चन। फिर हम जाते हैं एक और स्टेटमेंट को देखते हैं, क्योंकि लेवल 1 की रेंज 1 to 2 है।
अगर किसी कैंडिडेट ने लिखा अपने आंसर में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियंस, अब ये आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इस कैंडिडेट ने आंसर को लिखते हुए अपने सेकंड पॉइंट में रीज़न ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बयान किया है? तो उसका जवाब है नहीं। क्या वो फिर भी टॉपिक ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे बात कर रहे हैं? तो उसका जवाब है यस। तो ऐसे में इस कैंडिडेट को पहले पॉइंट के बाद लेवल 1 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर इसके बाद वो सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट्स लिखता रहेगा लेकिन रीज़न ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब या आगे एनालाइज नहीं करेगा, ऐसे में वो लेवल 1 कैलिबर पे स्टक रहेगा। आप पूरी नाइजल केली और नाइजल स्मिथ लिख दें, आप 4 पेजेस लिख दें और उसके बाद इस चीज़ की रिक्वेस्ट करें कि मैंने 4 पेज लिखे हैं, मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द लेंथ, इट्स अबाउट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेवल मार्किंग क्वेश्चन। एंड सो अगर आप उसको प्रॉपरली देखते जाएंगे तो आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। सो लेवल 1 बेसिकली वो वाला आंसर होता है जब स्टूडेंट को आंसर में कुछ नहीं आता होता लेकिन वो फिर भी कुछ लिखता है क्योंकि वो गिव अप नहीं कर रहा। तो वो इस सोच से कि चलो आटे में नमक के बराबर कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे, वो आंसर लिख देता है और उम्मीद करता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। ये वो स्टूडेंट जिसने फुली प्रिपेयर किया हुआ है उसके लिए नहीं है। सो आप सारे जो लाइक फाइक लोग हैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करेंगे। विच टेक्स अस टू लेवल 2। जब हम लेवल 2 पे जा रहे हैं, लेवल 2 को समझने में वी हैव अ रेंज दैट इज़ कॉल्ड 3 to 6 एंड लेवल 2 का नाम है आइडेंटिफिकेशन प्लस डिस्क्रिप्शन। तो अब रीज़न ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पूछे गए। मुझे उम्मीद है कि आपको जो बेसिक रीज़न ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के आते होंगे। तो ये जो पहला रीज़न मैंने लिखा है, मैंने लिखा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट बिकॉज ऑफ बैनिंग ऑफ सती। अब ये जो मैंने एक लाइन में लिखा है, आप सबको ये पता होगा कि सती एक मेन रीज़न है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। जब मैंने इसको एक लाइन में लिख के छोड़ दिया और अगर यहीं तक लिखा होता तो ये जो वन लाइनर है दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। और अगर इसके बाद मैं इसको फर्दर आगे डेवलप करता, डिस्क्राइब करता, तो इसको कहते सती वॉज अ हिंदू कस्टम इन विच विडो वॉज बर्न अलाइव विद द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड। एंड ये लिखने के बाद आपको मिलेंगे पहले लेवल 2 कैलिबर के मार्क्स। सो अगर कोई स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसको मिलते हैं लेवल 2 3 मार्क्स। और अगर कोई स्टूडेंट इसके बाद फर्दर डिफरेंट पॉइंट्स की आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन लिखेगा तो उसको लेवल 2 के अगले मार्क्स मिलते जाएंगे। याद रहे कि इसके अंदर एनालिसिस नहीं है। आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन अगर किसी भी पॉइंट में होएगी तो वो लेवल 2 कैलिबर से आगे नहीं जा सकता। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को आइडेंटिफाई डिस्क्राइब किया तो मुझे मिल जाएंगे लेवल 2 4 मार्क्स। अगर मैंने ग्रीस कार्टेजेस को आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब किया तो मुझे मिल जाएंगे लेवल 2 5 मार्क्स। अगर मैंने स्प्रेडिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी को आइडेंटिफाई डिस्क्राइब किया तो मुझे मिल जाएंगे लेवल 2 6 मार्क्स। और अगर मैंने कोई और जिस तरह के डिसरिस्पेक्ट ऑफ मुगल एम्पर को आइडेंटिफाई डिस्क्राइब कर दिया तो मुझे मिलेंगे L2 6 विच मीन्स L2 मैक्स लिख देगा आगे क्योंकि इस 6 से आगे मार्क्स जा नहीं सकते। सो लेवल 2 और लेवल 3 में ज़रा सा फ़र्क है। अगर लेवल 3 की तरफ जाएं तो लेवल 3 में भी आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस मौजूद है जिसको I+D+A लिखा हुआ है। I+D तो आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन वही है जो हम पहले लिखते आए हैं। एनालिसिस जो कि A से रिप्रेजेंट किया गया है इस रिसोर्स के अंदर, एनालिसिस मिसिंग है। सो जैसे ही आप अपने आंसर के अंदर एनालिसिस को ऐड कर देंगे तो आप लेवल 3 कैलिबर पे चले जाएंगे। जैसे कि अगर आपने सती को आइडेंटिफाई किया जो कि रेड फॉन्ट में नज़र आ रहा है, फिर आपने सती को डिस्क्राइब किया जो कि पिंक फॉन्ट में नज़र आ रहा है। अब इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको इसका L3 का मार्क मिले? तो इसके आगे आपको इसका मेंशन करना पड़ेगा इफ़ेक्ट। तो इफ़ेक्ट बताना है। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का अगर आप रीज़न लिख रहे हैं तो आपको इस आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन को क्वेश्चन के साथ लिंक करना है विद द हेल्प ऑफ इफ़ेक्ट। तो मेरा सवाल ये है कि अगर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान 1829 में, उससे काफ़ी पहले, ब्रिटिश ने सती को बैन किया, सती वॉज अ हिंदू कस्टम आपने डेवलप कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, अब उसके बाद आपने इसको क्वेश्चन के साथ लिंक करना है, एनालिसिस करना है। तो मेरा सवाल ये है कि सती के बैन होने के बाद हिंदूज़ ने कैसा फील किया होगा? तो आप कहेंगे इफ़ेक्ट उसका ये था कि हिंदूज़ को गुस्सा आया। तो इफ़ेक्ट को पूरा लिखना पड़ेगा। गुस्सा क्यों आया? तो आप कहेंगे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि अंग्रेज़ उनके दीन में मदाखलत करे थे। ब्रिटिश वर इंटरफेयरिंग देयर रिलीजन, ब्रिटिश वर इंसल्टिंग देयर रिलीजन, ब्रिटिश वर सप्रेसिंग देयर रिलीजन, ब्रिटिश वर थ्रेटनिंग देयर रिलीजन। तो जैसे ही आप इस चीज़ को ऐड करेंगे तो आपको पहला मार्क लेवल 3 कैलिबर का मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ से पढ़ सकते हैं हम। Thus this annoyed the Hindus as they felt that British
were interfering in their religion, which led to the outbreak of War of Independence. ये अब एक प्रॉपर पॉइंट है विद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस, और इस तरह के पॉइंट पे आपको मिलेंगे L3/7 मार्क्स। तो लेवल 3 का पहला मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब लेवल 3 की रेंज 7 to 9 है, आपने ये याद रखनी है आने वाले कुछ मिनट्स में। और लेवल 4 की रेंज जो है वो 10 to 12 है। लेकिन आप दोनों में सिमिलैरिटी देखें, उसमें भी आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस है, यहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस है। तो अभी सवाल ये अधूरा रह गया कि हमने लेवल 3 के अंदर कितने पॉइंट्स लिखने, लेवल 4 के अंदर कितने पॉइंट्स लिखने, ताकि हम 12 मार्क्स तक पहुँच सकें बिफोर कंक्लूजन। सो इस चीज़ को जानने के लिए हमें इससे पहले देखना पड़ेगा कि लेवल 3 और लेवल 4 में आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस के अलावा फ़र्क क्या है। याद रहे कि लेवल 3 और लेवल 4 के हर पॉइंट को लिखा कैसे जाता है, हर पॉइंट के अंदर आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस मौजूद होगी, तो आपका मार्क्स नेक्स्ट मिलता जाएगा आपको। लेकिन पहले बेसिक डिफरेंस क्या है। लेवल 3 और लेवल 4 को लिखने में कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि लेवल 3 इज़ कॉल्ड वन साइड द क्वेश्चन एंड लेवल 4 इज़ कॉल्ड द अदर साइड द क्वेश्चन। याद रहे, ये पक्का याद कर लेना, एवरी 14 मार्क क्वेश्चन हैज़ टू साइड्स, नो मैटर वॉट। एवरी 14 मार्क क्वेश्चन हैज़ टू साइड्स, चाहे जौन सी मर्जी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसके अंदर 3 ऑप्शंस गिवन होती हैं, हाउ सक्सेसफुल है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एवरी 14 मार्क क्वेश्चन, नो मैटर वॉट, हैज़ टू साइड्स, एंड L3 इज कॉल्ड द वन साइड एंड L4 इज कॉल्ड द अदर साइड। अब आपने सेव कर लेना है इसको अपने जहन में, ताकि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इन दोनों चीज़ों को, जो कि L3 और L4 है, समझा सकूं। अब हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन आ चुके हैं। सैम्पल क्वेश्चन है ये 14 मार्क क्वेश्चन। इसमें वो कह रहे कि बैनिंग ऑफ सती वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द आउटब्रेक ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, डू यू एग्री, क्वेश्चन मार्क गिव रीजंस। अब इसका हमने एक्सट्रैक्ट करना है लेवल 3 और लेवल 4। तो इस क्वेश्चन के 2 लेवल्स क्या हैं, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा गिवन पॉइंट कौन सा गिवन है। तो गिवन पॉइंट बैनिंग ऑफ सती है, जो कि लेवल 3 हो जाएगा, और लेवल 4 में आप लिखेंगे ऑल अदर रीजन, जिसमें ग्रीस कार्डेज, बैनिंग ऑफ सती के अलावा ग्रीस कार्डेज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड बाकी सारे रीजन लिखे जा सकते हैं। लेकिन कितने लिखने हैं वो अभी हम कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम समझ सकें थ्रू प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग के कितने पॉइंट्स लिखे जाते हैं। अब बैनिंग ऑफ सती गिवन पॉइंट था, इसलिए उसको लेवल 3 में पहले लिखा। लेवल 4 में बाकी सारे रीजन आप जिस मर्जी ऑर्डर में लिख सकते हैं, चाहे ग्रीस कार्डेज को पहले लिखें, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ्स को पहले लिखें, या जो मर्जी। लेकिन L3 में बैनिंग सती को पहले लिखना ज़रूर पड़ेगा। अब इसको हम कोई और एग्जाम्पल देख के लेके चलते हैं। अगर पॉइंट होता डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पहले लिखते, वो L3 हो जाता, और बाकी सारे पॉइंट्स लेवल 4 हो जाते। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है प्लेयर सीकिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो गिवन पॉइंट कौन सा है, प्लेयर सीकिंग। तो प्लेयर सीकिंग हो जाएगा L3 एंड ऑल अदर रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हो जाएंगे L4। अब हमें देखना है कि हमें पॉइंट्स कितने लिखने पड़ेंगे। तो मैं इमेजिन करता हूँ सती का 1 पॉइंट है, और बाकी अदर रीजन में हमने 3-4 पॉइंट्स लिख दिए। अब देखते हैं कि हमारे 12 मार्क्स कब पूरे होंगे, कि 12 आएंगे तो फिर कंक्लूजन की बात हो सकती है। सती का अगर आपने पहला पॉइंट लिखा, तो पहला पॉइंट जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस सती की मौजूद है, उस पर आपको मिलेंगे L3/7। अब जैसे ही आप अदर पे चले जाएंगे, अदर पे जैसे ही जाएं तो अदर साइड द क्वेश्चन कहते हैं L4 को। L4 स्टार्ट होता है कहाँ से, 10 to 12, तो आपको वहाँ यहाँ पे मार्क मिलेगा L4, सीधा 10 मार्क्स, सीधी जंप खा लेंगे। और फिर उसके बाद अगला मार्क भी अदर का था, तो L4/11, और उसके बाद आपने एक और पॉइंट लिखा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, तो L4/12, जिससे हमें ये समझ आया कि टोटल पॉइंट्स जो 14 मार्क क्वेश्चन में चाहिए, चाहे जो मर्जी टाइप हो, उसके अंदर हमें 4 पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं। लेकिन उसको किस रेशो में लिख सकते हैं, L3 के अंदर कितने पॉइंट्स पॉसिबल है और L4 के अंदर कितने पॉइंट्स पॉसिबल है, इसको मज़ीद देखने के लिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ सक्सेसफुल वॉज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को ये पता है कि हाउ सक्सेसफुल के क्वेश्चन में 2 साइड्स होती हैं, सक्सेसेस एंड फेलियर्स। तो L3 हो जाएगा सक्सेसेस एंड L4 हो जाएगा फेलियर्स। सो फेलियर्स आप स्विच भी कर सकते हैं बाय द वे। अगर आप पहले फेलियर्स लिख देंगे तो L3 वुड बी फेलियर्स एंड L4 वुड बी सक्सेसेस। अब जब आपको ये पता चल गया कि हाउ सक्सेसफुल का चाहे जो मर्जी क्वेश्चन हो, जैसे अगर क्वेश्चन है हाउ सक्सेसफुल वर द RTCs, सक्सेसेस एंड फेलियर्स, हाउ सक्सेसफुल वाज नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सक्सेसेस एंड फेलियर्स। तो हाउ सक्सेसफुल के जितने भी क्वेश्चन है, ये कमांड वर्ड पिंक में इसीलिए लिखा हुआ है
ताकि जैसे ही आप हाउ सक्सेसफुल को देखते हैं आप फ़ौरन से समझ जाते हैं कि इसकी टू साइड्स क्या होंगी। अब हम इसकी रेशोज़ को देखते हैं। किसी कैंडिडेट ने अगर सक्सेस को पहले लिखा तो उसका पहला पॉइंट हो जाएगा L37, दूसरा पॉइंट हो जाएगा जैसे ही फेलियर पे जाएगा तो L4 कहाँ से शुरू होता है? L4 शुरू होता है L4 10 से, तीसरे पॉइंट पे L4 11 और चौथे पे L4 12। इसका मतलब ये आंसर कौन सी रेशो में लिखा गया? ये लिखा गया 1:3 में। एक पॉइंट L3 में लिखा सक्सेस का और 3 फेलियर्स लिखे, जिसकी वजह से आपके L4 12 आते हैं। तो हम देख रहे हैं L4 12 आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने 2 सक्सेसेस लिखे होते और 2 फेलियर्स, पहला सक्सेस लिखते तो L37। अब थोड़ा उनसे याद कर लेते हैं कि L3 की रेंज क्या थी, 7 to 9। तो दूसरा पॉइंट अगर L3 का लिखेंगे तो L3 8 हो सकता है, तो L3 7 L3 8। लेकिन द मोमेंट यू स्विच टुवर्ड्स द अदर साइड जो कि फेलियर है, तो फेलियर पे जैसे ही जाएंगे अब 4 पॉइंट पूरे करने हैं, तो आपको L4 मिलेगा सीधा 11 मार्क्स। 10 से आप 11 पे चले जाएंगे क्योंकि फोर्थ पॉइंट पे आपको 12 मार्क्स मिलना चाहिए और ये हो जाएगा L4 12 मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2 पॉइंट्स L3 के लिखें और 2 पॉइंट्स L4 के लिखें तो तब भी आपको 12 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं, मैंने थोड़ा चेंज किया फॉर्मेट, पहले फेलियर्स लिख दिए, ये भी तो गलत नहीं है, फेलियर्स पहले भी लिख सकते हैं, सक्सेस को बाद में। तो ये हो गया 3:1, 3 फेलियर्स एंड 1 सक्सेस। तो पहला अगर लिखेंगे फेलियर तो L3 7, दूसरा फेलियर L3 8 और तीसरा फेलियर L3 9। 9 इसलिए क्योंकि L3 की रेंज 7 to 9 तक जाती है। और जैसे ही आप एक इकलौता सक्सेस को डिस्कस करेंगे तो आप स्ट्रेट अवे L4 12 पे चले जाएंगे। ये है ब्यूटी लेवल मार्किंग की। अगर आप 3:1 में लिख रहे हैं, L3 के अंदर 3 और L4 के अंदर 1, तो तब भी आपके 12 मार्क्स आ जाते हैं, जो कि रेशोज़ कहलाती है। आई होप आपको ये रेशो समझ आ गई होंगी। जो भी टाइप आ जाए उसके अंदर यही किया जाता है। आई रिपीट, मे डे जो भी टाइप आ जाए उसके अंदर ये जो रेशोज़ अभी हमने निकाली हैं 1:3, 2:2 एंड 3:1, ये सब पॉसिबल हैं। अब ये जो छोटे से सवाल रह गए हमारे जहन में, इनको एड्रेस करते हैं एक ही दफ़ा। 14 मार्क क्वेश्चन के अंदर हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? तो हमें 4 पॉइंट्स चाहिए। स्ट्रक्चर करते हुए क्या हर पॉइंट के अंदर क्या मौजूद होना चाहिए? उसके अंदर L3 और L4 के अंदर आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस मौजूद होना चाहिए। 14 मार्क क्वेश्चन के अंदर रेशोज़ क्या हैं? रेशो में आप 1:3, 2:2 एंड 3:1 में लिख सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। डू L1 एंड L2 मैटर? एक स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ने वाला है वो L1 और L2 को स्ट्रेट अवे स्किप करेगा। वो पहला पॉइंट जैसे ही लिखेगा विद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस, तो उसको स्ट्रेट अवे हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि L3 7 है। तो L1 और L2 उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आंसर को सही तरह स्ट्रक्चर नहीं किया या जिन्हें आंसर में कुछ नहीं आता था। जो अच्छे पढ़ने वाले, जैसे कि आप जैसे जो लोग अभी सुन रहे हैं, काबिल लोग हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो सीधा L3 से आंसर को शुरू करेंगे। याद रहे, कोई इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ नहीं चाहिए, सीधा। अगर आप बैनिंग ऑफ सती वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है तो पहला पॉइंट सती लिख के सीधा आगे चले जाएंगे। L4 पे जब स्विच करना होता है तो दरमियान में कोई स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत है? हाउएवर अदर साइड वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट? बिल्कुल भी नहीं। आप स्ट्रेट अवे स्विच कर सकते हैं। मैं आपके साथ कोई स्क्रिप्ट भी शेयर कर दूंगा अन करीब, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि आपको L4 से पहले कोई स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस स्टेटमेंट को लिखने में कुछ सेकंड लगते हैं और एग्जामिनर का काम है मार्क करना L3 और L4 को। क्योंकि आप पैराग्राफ्स में लिख रहे होते हैं आंसर, तो उसको क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि आप L3 से L4 पे स्विच कर सकते हैं। एंड अगर किसी को फिर भी बहुत शौक हो कि नहीं मैं तो दसना ही दसना है L4 आ गया या नहीं आया, तो दरमियान में एक हाउएवर लिख के आप स्ट्रेट अवे L4 की तरफ स्विच कर सकते हैं। बहरहाल इस पर टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करना। इसका मतलब डू L1 एंड L2 मैटर? दे डोंट। वी स्ट्रेट अवे स्टार्ट आवर आंसर फ्रॉम L3 एंड L4, एंड जब L4 तक पहुंचेंगे, 12 मार्क्स आएंगे, तो तब कंक्लूजन की बारी आएगी। याद रहे कि जब तक 12 मार्क्स नहीं आ रहे तब तक आपको कंक्लूजन का मार्क नहीं मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट ने 4 पॉइंट लिखे एंड उसने 4 पॉइंट लिखने के बाद उसके मार्क्स बीच में पॉइंट गलत हो गया, उसके मार्क्स कम बन रहे हैं, लेवल 2 कैलिबर के बीच में पॉइंट लिखता रहे, कहानियाँ लिखता रहे, और अगर वो 12 पे ना पहुंच पाया तो उसको कंक्लूजन के मार्क नहीं मिलेंगे। और अगर उसने उसके बाद कंक्लूजन लिखा हुआ भी है तो वो ignore.com पे एग्जामिनर उसे बुक कर देगा और उसको बिल्कुल भी नहीं देखेगा। तो इसलिए कंक्लूजन आखिरी बात है। उससे पहले ये बता दूं कि आप में से कुछ के टीचर्स ने उन्हें यह बताया हुआ है कि आप 5 पॉइंट लिखें, 6 पॉइंट लिखें, 7 पॉइंट लिखें 14 मार्क क्वेश्चन में। और वो गलत कई बार इसलिए नहीं कह रहे होते क्योंकि आप जब आंसर लिखते हैं तो पेपर में प्रेशर के अंदर आप इतनी तेज़ी से लिख रहे होते हैं कि बीच में लेवल 1 लेवल 2 कैलिबर के आंसर लिख देते हैं। एक्चुअल पेपर के अंदर कितना प्रेशर होता है उस पर तो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देखें अभी इस्लामियात P1 जो था
उसके लास्ट डे पे लोग जो है हड़बड़ाए हुए थे, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। इसलिए क्योंकि आखिरी टाइम पे चीज़ें समझ नहीं आती, तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए टीचर्स कई बार इनकरेज करते हैं कि ज़्यादा पॉइंट लिखें, क्योंकि जब 12 मार्क्स आप जब इंश्योर कर लें, तब आप 13th एंड 14th का सोचेंगे। तो इसलिए पहले आपने अपने आप से पूछना है कि क्या मेरे 12 मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि राइटिंग 4 पॉइंट्स 4 पैराग्राफ्स डज नॉट गारंटी यू कि आपके 12 हैं। उसमें अगर हर पॉइंट के अंदर आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस प्रॉपर है, प्रॉपर रेशो में वो लिखा हुआ है, तब जाके आपके 12 मार्क्स बनेंगे और फिर आप कंक्लूजन के बारे में सोच सकते हैं। कंक्लूजन मैं आपको सिखाऊंगा इससे अगली वीडियो में, क्योंकि पहले ही वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह सोने दे हवाले।